एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधातु और उनके यौगिक। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अराइज होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम छोटे छोटे तथ्यों के साथ कंपेयर करके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, दो तथ्यों के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधातु और उनके यौगिक। सबसे पहले बात आती है कि यह धातु किसको कहते हैं। यह धातु किसको कहते हैं? देखिए, यह धातु को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? यह धातु मतलब जिसमें धातु नहीं हो, जिसमें धातु नहीं हो उसको कहेंगे यह धातु। अर्थात जिसमें धात्विक गुणों का अभाव होता है, जो धातु के गुण होते हैं और वह गुण इसमें नहीं पाया जाएगा, तो इसको हम अधातु कहते हैं। तो मेनली या धातुओं की यदि हम बात करें तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण कैसे करते हैं? एक उदाहरण, क्लोरीन। सभी लोग जान रहे हैं क्लोरीन को, जिसका परमाणु संख्या 17 है। इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7, 2 8 7। तो जब ये किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? इसका अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक बनाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 8 अन्य अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या साझेदारी करके, ये 3 ही तरह से पूरा कर सकता है। तो देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्लोरीन के लिए आसान होता है। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बनता है? देखिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो बनेगा Cl-, यानी ये ऋणायन बन गया। क्या बन गया? ऋणायन। ऋणायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण ये ऋणायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पहला गुण आपने क्या देखा कि अधातुएं प्रायः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। चलिए, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? ऋणायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा। आगे ध्यान दीजिए। अब बात आती है अधातु पृथ्वी पर कितने हैं। अधातु जो है ये पृथ्वी पर कितने हैं? पृथ्वी पर 22 या धातु हैं। कितने हैं? 22 या धातु हैं। संख्या में कितनी है? 22। इनमें से किस अवस्था में है? इनकी अवस्थाएं कौन कौन सा है? ये
ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कुछ ठोस में, कुछ गैस में और कुछ द्रव के रूप में पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि एक द्रव अधातु का नाम, एक द्रव या धातु का नाम, द्रव अधातु के बारे में पूछा गया है। तो एक द्रव अधातु क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। द्रव अधातु क्या है? ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, पानी का जैसा रहता है। गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस हो गया। ठोस की बात करें तो कार्बन यानी हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? ठोस रूप में है। तो जो विश्व में पृथ्वी पर 22 संख्या में यानी अधातुओं की संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें से ठोस है, ठोस होगा 10, गैस होगा 11 और द्रव के रूप में 1 ब्रोमीन। ये तीनों चीजें क्लियर हो गया। ठोस के रूप में 10, गैस के रूप में 11 और द्रव के रूप में 1। इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रश्न अराइज होता है, लोग ज़्यादा इस पर प्रश्न करते हैं कि एक द्रव अवस्था वाला यह धातु, तो द्रव अवस्था वाला धातु कौन होगा? ब्रोमीन होगा। अब इसकी यदि हम बात करें इसका स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान कहाँ पर है? तत्वों का जब वर्गीकरण होता है तो यह धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? यह धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर है। किधर है? दाईं और ऊपर की ओर, अपर राइट साइड, इसको आप कह सकते हैं अपर राइट साइड। अपर राइट साइड में यह धातुओं का स्थान है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक आवर्त सारणी दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये तत्वों का आवर्त सारणी है। इसमें ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये जो भाग आप देख रहे हैं, यह भाग क्या है? यह धातुओं का है। और यह जो भाग है यह उपधातुओं का। और यह जो भाग आप देख रहे हैं ये क्या है? निष्क्रिय गैसों का है। क्लियर हुआ? निष्क्रिय गैस का हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह धातु कहाँ पर है? दाहिने तरफ ऊपर में। देखिए, ऊपर में ज़्यादा है ना, ऊपर में है। दाहिने तरफ ऊपर में यह धातुओं का स्थान है। यदि हम बात करें ताप और विद्युत का, तो प्रायः जो अधातुएं होता है वो ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ताप और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन हम यदि ग्रेफाइट की बात कर लें तो ये विद्युत का सुचालक है। ये अपवाद में है। ये अपवाद क्या हुआ कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं, सुचालक है। आप इसको पेंसिल बैटरी या टॉर्च वाला जो सूखा बैटरी होता है उसमें लगा हुआ आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर ग्रेफाइट को आप देख सकते हैं।
तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपवाद, ये अपवाद है। बाकी सभी यह धातुएं ताप और विद्युत के कुचालक हैं। ताप और विद्युत के क्या है? कुचालक हैं। बात समझ में आ गया? कुचालक। यह धातुएं आघातवर्ध नहीं होती, आघातवर्ध नहीं होती। मतलब यदि हम इस पर प्रहार करें, चोट पहुंचाएं, तो ये फैलने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? टूट जाएगा। आप एक कोयला का इतना बड़ा भाग ले लीजिए और इस पर हथौड़े से पीटिए, तो क्या होगा? एक कोयला फैल करके ऐसे पतला पतला परत बनेगा, ये टूट टूट जाएगा। क्या होगा? जब भी कोयला पर आप हथौड़ा से मारेंगे, जितना जोर से मारेंगे उतना छोटा छोटा टुकड़ों में ये क्या होगा? बट जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये आघातवर्ध नहीं है, आघात को सह नहीं सकता, आघात को सह नहीं सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तन्य नहीं, ये तन्य भी नहीं है, इसे हम पतला पतला तार भी नहीं खींच सकते। तन्य नहीं है क्योंकि यह भंगुर है, ब्राइटल है। भंगुर होने के कारण, सॉफ्ट होने के, तो ये क्या होता है? तन्य नहीं हो पाता। पतला तार इससे हम नहीं निकाल सकते। इसकी क्वथनांक और गलनांक की बात करें तो क्वथनांक और गलनांक कम होता है। यह धातुओं की क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपवाद में हैं। क्या क्या अपवाद में है? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, बोरॉन। इन चारों का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। बाकी सभी का कम देख रहे हैं, लेकिन इन सभी का उच्च होता है। आप कोयला को ले लीजिए और इसको गर्म करिए, खूब गर्म करिए, तब क्या होगा? ये गर्म करेंगे तो क्वथनांक यानी ढबकने लगेगा। क्वथन होगा क्या? गलनांक, ये गलेगा क्या? हीरा। हीरा को खूब गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये पिघलेगा नहीं। 700 डिग्री पर ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो ये जलने लगेगा, पिघलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि यह धातुओं की क्वथनांक और गलनांक कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो अधातु हैं, लेकिन उसका क्वथनांक और गलनांक अधिक है, या तो कोई गलता भी नहीं है, सीधे जलने लगता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया? हीरा। हीरा को ले लीजिए, खूब गर्म करिए 700 डिग्री, कितना पर? 700 डिग्री सेल्सियस पर। जब गर्म करेंगे तो वो जलने के लिए शुरू कर देगा। क्या करेगा? जलने के लिए शुरू कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके गलनांक क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं, अत्यंत उच्च होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलिए, यह अपवाद वाला जरूर रखेंगे ध्यान में। देखिए, यहां अपवाद में बता दिया हूं। हम लोगों ने क्या देखा कि प्रायः जो अधातुएं होता है वो या तो ठोस होगा या फिर गैस होगा, गैस होगा। लेकिन ब्रोमीन एकमात्र यह धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो क्या करता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए,
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि यह धातुएं कुचालक होती है, यही पढ़ा था। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसीलिए हम लोग सूखा सेल यानी जो पेंसिल बैटरी आप देखते होंगे जो टॉर्च में लगता है या घड़ी में लगता है, लंबा वाला पेंसिल टाइप बैटरी, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि यह धातुओं का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, लेकिन यह अपवाद है। बोरॉन, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, इसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। कंपैरिजन करके पढ़िए। जब तक आप कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे माइंड में अंदर नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बताया कि यह धातुओं का कम होता है, लेकिन यहाँ चोरी पकड़ा जा रहा है कि कुछ का अधिक भी होता है, तो अपवाद में जाएगा। कौन कौन सा अपवाद में जाएगा? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, बोरॉन, ये चारों जो है इसका गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च होता है, तो ये अपवाद में। हम लोगों ने देखा कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है। हम लोगों ने देखा कि यह धातु या तो ठोस में मिलेगा या तो गैस में मिलेगा, लेकिन ब्रोमीन अपवाद है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां तक क्लियर आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन की, चाहे आप कोई भी टेट का, चाहे आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का या सेंट्रल लेवल का, और आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एसबी एग्जाम, और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा कोर्सेज बनाया गया है, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे उसकी सबसे खास विशेषता होती है टाइम मैनेजमेंट। आप बहुत सारे लड़कों को एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए सुनते होंगे कि टाइम के अभाव में मेरा 2 प्रश्न छूट गया, कोई बताएगा 3 प्रश्न छूट गया, कोई 10 प्रश्न बताएगा। कोई जो बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट करने जानता है उसका सही से जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आने के कारण लोग 1-2 प्रश्न को छोड़ देते हैं, टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसके लिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है इस टेस्ट में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ताकि आप एग्जाम हॉल जाने के पहले यहाँ बार बार प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट को आप सीख लेंगे। दूसरी चीज, आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक बताएगा। जिस भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं उसका ऑल ओवर इंडिया में रैंक कितनी है वो आपको बताएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने को आंक पाएंगे कि हमसे ऊपर कितने लोग हैं, हमसे नीचे कितने लोग हैं। मान लीजिए 500 पोस्ट है, कोई भी वैकेंसी में 500 पोस्ट है, और आपने एग्जाम दिया और आपका स्थान आ गया 1000वां, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? 500 में तो नहीं आ पाए। और यदि आप एग्जाम दिए हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर से, आपका स्थान पहला आ रहा है, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मेहनत थोड़ा सा करें तो ये चीजें आपको होगा। बहुत सारे फायदे हैं हमारे ऐप के, तो आज ही एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करें। इसका बैकग्राउंड पीला कलर का दिखेगा, वहां पर आप डाउनलोड करें और अपना कोर्स को सेलेक्ट करें। अब हम लोग एक यह धातु कार्बन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्बन की।
कार्बन सब लोग जान रहे हैं। कार्बन के बारे में हम आपको क्या बताएं? कार्बन आप लोग सभी लोग जान चुके हैं। आपका जो शरीर बना हुआ है ना, इसमें भी कार्बन है। आपके बगल में जो भी डाइनिंग टेबल वगैरह बना हुआ है ना, जो कभी सजीव था, पेड़ पौधा से काट करके डाइनिंग टेबल बनाए हैं, तो वो उसमें भी कार्बन है। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, उसमें भी कार्बन है। समझ लीजिएगा मेरी बात को। जो चीज कभी सजीव था, मतलब वो यदि कभी जिंदा था, तो उसमें कार्बन रहेगा। सीधा सा बात जानिए। अब ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन ऐसा चीजें था जो कभी जिंदा था। तो जो जिंदा था उसमें क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। अब इसकी यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रासायनिक चीजों की बात करें, तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 है। परमाणु संख्या कितनी है कार्बन की 6। द्रव्यमान संख्या प्रायः 12 यूज होता है, लेकिन क्लियरली इसका होता है 12.011, 12.011 होता है, लेकिन हम लोग प्रायः 12 यूज करते हैं ना। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु संख्या 6। अब यदि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा। यह जो है ना, ये पी ब्लॉक का तत्व है। अच्छा, इसकी यदि हम आवर्त सारणी में ढूंढें तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये समूह 14 में मिल जाएगा आपको। समूह 14 में ऊपर में देखेंगे कि कार्बन है, और ये आवर्त कितना में है? दूसरे ही आवर्त में है। और ये किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, यहाँ पी देख रहे हैं आप, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक का तत्व। आप देख रहे हैं ना, ये पी ब्लॉक का तत्व है। चलिए आगे चलते हैं। अब कार्बन की प्राप्ति के बारे में हम आपको तो बात कर चुके हैं कि कार्बन जो जीवित था, कहीं पर भी जो जीवित था उसको आप उसमें कार्बन आप प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पर कार्बन था। तो कार्बन की प्राप्ति के बारे में यदि हम डिटेल में बात करें तो आप पाएंगे कि कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में भी और स्वतंत्र अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में कार्बन पाया जाता है। यदि हम तत्व अवस्था की बात करें तो कोयला, ग्रेफाइट और हीरा ये तत्व अवस्था में पाए जाने वाले हैं। ये किस तरह है? तत्व अवस्था में। लेकिन यही यदि संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था की बात करें तो आप पाएंगे कि धातुओं के कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी में कार्बन संयुक्त होकर के, स्वतंत्र नहीं है, संयुक्त होकर के किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके रहता है। यानी कोई न कोई यौगिक बना करके वो उसमें छिपा हुआ रहता है, यौगिक बना करके। तो ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और तत्व अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। यदि हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा गुण है कार्बन की, आप देखते होंगे कार्बन के बारे में बहुत सारा नाम, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारा नाम सुनते हैं ना। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सब कार्बन, सब में कार्बन है। सब ये सब क्या कार्बन के यौगिक हैं। कार्बन के हजारों हजार यौगिक हैं, 5 लाख से भी ज्यादा यौगिक हैं कार्बन के। क्यों ऐसा क्यों संभव हो पाता है? कारण है उसकी चतुर संयोजकता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है और संयोजकता 4 होने के कारण ये श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से श्रृंखला का निर्माण करता है।
और यही श्रृंखला के निर्माण के कारण हजारों हजार यौगिकों का निर्माण होता है, संभव होता है। तो श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन में जो श्रृंखला बनाने की गुण होता है, उसी श्रृंखला बनाने के गुण के कारण यौगिकों की संख्या कितनी है? 5 लाख से अधिक। और कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 5 से 1 कम और 3 से 1 ज्यादा। 4 होता है, ध्यान में घुस जाएगा। चलिए आगे। अब कार्बन के अपर रूप, कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं? एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो 2 तरह के रूपों में पाया जाता है। एक क्रिस्टलीय, एक होगा क्रिस्टलीय और दूसरा होगा या क्रिस्टलीय। बहुत बार प्रश्न जो होता है ना, प्रश्न में क्रिस्टलीय और या क्रिस्टलीय जोड़ करके आपको पूछा जाएगा, जोड़ देगा ये शब्द, क्रिस्टलीय और या क्रिस्टलीय। यदि क्रिस्टलीय अपर रूप की बात होगा तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन्स, ये आपके क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कैसा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। लेकिन यदि हम बात करें या क्रिस्टलीय अपर रूप की, तो कोक, कास्ट चारकोल, कोल, कोक, कास्ट चारकोल, कोल, ये आपके या क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, या क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो अपरूप, जैसे ही कार्बन के अपरूप आ जाएंगे, थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। सतर्क क्या होंगे कि क्रिस्टलीय अपर रूप पूछा है या फिर या क्रिस्टलीय पूछा है, ये ध्यान देंगे। क्रिस्टलीय यदि पूछा है तो ये तीनों कहेंगे आंसर में, या क्रिस्टलीय अपर रूप पूछा है तो ये कोक, चारकोल, कोल, ये सब आंसर में आप देंगे कार्बन के अपर रूप में। अब हम हीरा कहिए या डायमंड कहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, हीरा या डायमंड के बारे में। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है जो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। हम लोग बात में बात करते हैं, वो हीरा की अंगूठी पहनता है, यानी वो धनवान है, क्योंकि ये बेशकीमती रत्न है, तो धनवान ही ना खरीद सकता है। चंगू मंगू जो मजदूरी करता है, 200 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो हीरा को पहन पाएगा क्या? नहीं पहन पाएगा। जिसके यहाँ 200 मजदूर काम करता हो, वे लोग हीरा को खरीद पाते हैं। जिसके यहाँ 2-4 नौकर चाकर हो, वे लोग हीरा को खरीद पाते हैं। और उनकी औकात 4 व्हीलर की होती है, BMW, मर्सिडीज की होती है। तो बेशकीमती रत्नों में हीरा आता है, बेशकीमती रत्नों में हीरा आता है। तो हीरा रत्न का प्रयोग कहां पर होता है? बेशकीमती रत्नों की। और इसमें जो एक तरह का पत्थर हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरह का पत्थर कह सकते हैं। यह प्रकृति में किस तरह पाया जाता है? एक पत्थर, किम्बरलाइट पत्थर, किम्बरलाइट पत्थर के रूप में। यदि हीरा का आप क्रिस्टलीय रूप देखेंगे, नहीं दिया है, हीरा का क्रिस्टलीय रूप आप यदि देखेंगे
तो आप क्या पाएंगे, क्रिस्टलीय रूप में त्रिआयामी कार्बन परमाणुओं के साथ में कार्बन का एक परमाणु कार्बन का जो 4 परमाणु होता है ना, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में अकलबंध सिंगल बॉन्ड यहां नहीं बढ़िया बन रहा है। अच्छा, हम इसका जब नेक्स्ट कार्बन में हम लाएंगे तो उस समय हम इसको आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। किस तरह का? त्रिआयामी संरचना, और सिंगल बॉन्ड रहता है। सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड रहता है। और इसकी शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में। देखते हैं, त्रिविमीय जालक का निर्माण, इसका शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है, रंगहीन ठोस होता है, रंग नहीं होता। इसका यदि हम घनत्व की बात करें, अपवर्तनांक की बात करें, तो घनत्व 3.67 और अपवर्तनांक 2.44 होता है। यह यक्रिय और अधिक विषैला होता है, बहुत ज़्यादा विषैला, यक्रिय भी होता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का चालन करता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी करता है। उपयोग में कठोर उपकरणों की धार तेज करने के लिए, जैसे रॉक ड्रिलिंग करता है ना, रॉक ड्रिलिंग मशीन बनाने में कांच को यदि काटना हो तो उसके लिए रत्न कटर्स में, ये सब में इसका उपयोग होता है। तो आज की इस सेशन में हम लोग एक छोटा सा अंश छुए अधातु का। अधातु में कार्बन को केवल अभी टच किए हैं, पूरा नहीं देखे, केवल टच किए हैं। कार्बन के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपका कार्बन में आता है, बहुत सारा प्रश्न कार्बन से जनरेट होता है। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया मन से ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहे। और हाँ, यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो हमने एक जनरल टेस्ट सीरीज, जीके जीएस का टेस्ट सीरीज बनाया है। 100 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज बनाया है, जिसमें आपका सामान्य जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कंप्यूटर वाले प्रश्न, सब कुछ को एक अनुपात में, साइंस वगैरह सब कुछ को एक अनुपात में मिलाया है। और 100 प्रश्नों का 100 सेट तैयार किया है। 100 प्रश्नों का 100 सेट अभी बन रहा है। आप भी यदि कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करें, कोई भी जहां पर जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। टेस्ट सीरीज देखने के लिए, बाय करने के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड करेंगे और सर्च करेंगे जीके जीएस टेस्ट सीरीज, आपको मिल जाएगा। वहां पर आप दीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए कहां पर आप कमजोर हैं, कौन सा आपका बढ़िया है। तो टेस्ट देने के लिए ये बहुत, चूंकि इसमें हमने जो है ना, इसका आंसर का विश्लेषण भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसीलिए बेहतरीन है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अच्छे क्लास मिल सके, आनंद मिल सके, पढ़ाई के साथ साथ आनंद मिल सके। बढ़िया से क्लास करेंगे और टॉप करेंगे। जय हिंद, जय भारत।